नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हाल ही में संपन्न हुए यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में भी कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी महारथियों की चुनाव लड़ने की रणनीति, क्षमता और स्ट्राइक रेट ने विरोधियों के हौसले पस्त कर रखे हैं। विपक्ष लगातार मंथन में जुटा है कि बीजेपी में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है। बीजेपी किस गुप्त मंत्र से लोगों को अपनी ओर सम्मोहित करती है जो उनके पास नहीं है। 6 अप्रैल को बीजेपी अपनी स्थापना की 42वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। बीजेपी में ऐसा क्या है जिसने महज 42 साल में ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया है। बीजेपी के पास ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उसे अजेय बनाती जा रही है? क्या कारण है कि लोगों का कमल पर भरोसा बढ़ता जा रहा है? क्यों चुनावी अखाड़े में कांग्रेस बार बार बीजेपी के सामने औंधे मुंह गिर रही है? विरोधी पार्टियां एकजुट होकर भी बीजेपी को क्यों नहीं रोक पाती हैं? क्या 2024 में विरोधी पार्टियां मिलकर बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगी या फिर बीजेपी के विस्तार के साथ साथ विरोधियों का सिकुड़ना जारी रहेगा? आज हम ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम बीजेपी का शक्ति मंत्र में। कोई भी संगठन एक दिन में खड़ा नहीं होता है। उसमें सदस्यों की कड़ी मेहनत, समर्पण और ठोस विचारधारा की बड़ी भूमिका होती है जो इमारत के नींव की तरह दिखाई नहीं देती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने एक ऐसा सियासी और सामाजिक इकोसिस्टम तैयार किया है जिसमें विरोधी पार्टियों की जीत के चांस दिनों दिन घटते जा रहे हैं। बीजेपी अब अटल और आडवाणी के दौर से निकलकर मोदी योगी युग में आ चुकी है जिसमें पारंपरिक राजनीति की जगह एक बड़े तंत्र ने ले ली है जो बीजेपी को इलेक्शन विनिंग मशीन का नाम देती है। आज की तारीख में कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां जिस दौर से गुजर रही हैं, आज से 42 साल पहले कुछ ऐसी ही स्थिति जनसंघ की थी। उस दौर में इंदिरा के सुनामी में किनारे लग चुके जनसंघ के बड़े नेता समझ नहीं पा रहे थे कि इससे कैसे उबरा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वैचारिक धर्म संकट में फंसे थे, तो नानाजी देशमुख और सुंदर सिंह भंडारी जैसे नेता जनसंघ को फिर से मजबूत करने के पक्ष में थे। वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने जनसंघ के नाम और हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी नीतियों से पल्ला झाड़कर गांधीवादी समाजवाद के बूते सत्ता में आने का ताना बाना तैयार किया। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अप्रैल 1980 को 10 सदस्यों के साथ बीजेपी की नींव रखी गई। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसमें गांधीवादी समाजवाद पर जोर था, जिसके ज्यादातर नेता जनसंघ से निकले थे। लेकिन बीजेपी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं हो रही थी। एकात्म मानववाद की जगह नए भारत का सपना आंखों में पल रहा था। नए तरह की राजनीति की बात हो रही थी। पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। इस पार्टी का मकसद सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ और स्वावलंबी भारत का निर्माण बताया गया, जिसमें संगठन, संघर्ष और संरचना पर जोर दिया गया। वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करने लगी। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी बहुत मजबूत थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दौर में कमजोर हो चुका था। संघ का बीजेपी को पूरा साथ मिलने लगा। राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ने की भी कोशिश हुई।
साल 1984 के लोकसभा चुनाव में चुनावी जमीन पर इस पार्टी की पहली परीक्षा हुई। बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी मिली। बीजेपी नेताओं के समझ में एक बात आ गई कि सत्ता में पहुंचने के लिए कुछ नया और कुछ अलग करना होगा। कांग्रेस की राह से अलग, लोहियावादी सोच से अलग लकीर खींचनी होगी। तब भारत की राजनीति में हिंदुत्व नया आकार ले रहा था। उस पर बारीकी से सियासी मुलम्मा चढ़ाने का काम शुरू हुआ 1986 के बाद, जब बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे आडवाणी। उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीतिक प्रयोगशाला में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के केमिकल को डालना शुरू कर दिया। 5 साल बाद बीजेपी 2 सीटों से लोकसभा में 85 पर पहुंच गई। तब देश में मंडल की आंधी चल रही थी। लोहियावादी स्कूल से निकले नेता जहां जात पात के नाम पर राजनीतिक जमीन बनाने में लगे थे, तब बीजेपी ने अलग और नई राह पकड़ी। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार हो गए। कि ये जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला, और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है। आडवाणी का रथ जहां जहां गया बीजेपी के पक्ष में आंधी चलने लगी, लेकिन आडवाणी के रथ को बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने रोक लिया। तब तक देश का बड़ा हिस्सा बीजेपी के रंग में रंग चुका था। हिंदुत्व का ऐसा ज्वार पैदा हुआ कि कारसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद देश की राजनीति सेकुलर और कम्युनल खांचे में बढ़ गई। 80 के दशक, 90 के दशक, 2000 के बीच, 2090 के अंत तक जब भाजपा सरकार 90 के बीच में हर जगह बनने लगा, तो ये फाउंडेशन लेइंग का सेकेंड ये पड़ाव था, और लोगों को लगा कि ये अब ये एकदम एक जगह पर मजबूत तरीके से पहुंचा है। विचारधारा के आधार पर, संगठन के शक्ति के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, और संघर्ष था, रचनात्मक कार्य भी था, और कार्यशैली भी एक ऐसा बना इस पार्टी का जो कि आगे बढ़ते गया। बीजेपी रणनीतिकार धीरे धीरे पार्टी के विस्तार में जुटे रहे। वो साल 1996 का था। आडवाणी ने देश के मिजाज और राजनीतिक चरित्र को देखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले वाजपेयी का नाम आगे कर दिया। बीजेपी के 161 कमल खिल गए। लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गठबंधन सरकार बनी और वाजपेयी प्रधानमंत्री। लेकिन 13 दिनों में ही वाजपेयी सरकार गिर गई। इस दौर में सत्ता के लिए जो गठजोड़ बना, उसमें बीजेपी ने अपने बुनियादी मुद्दे, मसलन अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370 हटाने और यूनिफॉर्म सिविल कोड को किनारे रख दिया। वाजपेयी विस्तार की राजनीति करते थे, तो रिश्तों को सहेजना भी जानते थे। धरती को पौधों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी। साल 1998 में फिर बीजेपी का परचम लहराया। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। गठबंधन के साथियों को लेकर साथ चलना आग पर चलने से भी मुश्किल था, लेकिन वाजपेयी सबको साधते चलते रहे। उस दौर में नरेंद्र मोदी बीजेपी में महासचिव हुआ करते थे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे। बीजेपी की सोच के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है, इसका अंदाजा उस दौर में उनके एक इंटरव्यू से होता है। मुझे लगता है हम जब निर्णय के पोजीशन में होते हैं, निर्णय हमारे हाथ में होता है करना, तब हमने रास्ते पर लड़ाई नहीं लड़नी होती है। हमारी ताकत, हमारा दम हमारे पॉलिटिकल विल पावर में होता है। हमारा पॉलिटिकल विल पावर हमारे डिसीजन से जुड़ा हुआ होता है। बीजेपी कितना हिसाब लगाकर किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी सौंपती है, इसका भी अंदाजा उसी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के एक जवाब से लगाया जा सकता है। अगर पार्टी में यह सोच बनती है कि जनरेशनल चेंज लाना है, तो कुछ नामों की चर्चा होगी। पार्टी को लगता है कि जेंडर चेंज करना है, तो कुछ नामों की चर्चा होगी। पार्टी को लगता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का सोचना है, तो कुछ नामों की चर्चा होगी। पार्टी को लगता है कि नहीं भाई, नॉर्थ साउथ का सोचना है, तो कुछ नामों की चर्चा होगी।
मतलब बीजेपी के हर फैसले के पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति काम करती है। हर फैसले के असर का पार्टी में 360 डिग्री विश्लेषण होता है, उसके बाद ही किसी नतीजे पर बीजेपी पहुंचती है। नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को देखते हुए बीजेपी ने साल 2001 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेजने का फैसला किया, तो साल 2002 में गोधरा कांड हुआ। तत्कालीन गुजरात सरकार पर सवाल उठने लगे। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। वाजपेयी ने बड़े फैसले लेने में कभी हिचक नहीं दिखाई। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए अगर बस से लाहौर तक गए तो करगिल में घुसपैठियों के कब्र खोदने में भी देर नहीं लगाई। सत्ता में रहते बीजेपी ने अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। बदलाव कुदरत और राजनीति दोनों का नियम है। सत्तासीन होने के बाद बीजेपी हर क्षेत्र में अपने को बदलने में जुटी थी। धोती कुर्ता ब्रांड वाली राजनीति अंग्रेजियत की तरफ बढ़ने लगी थी। आडवाणी पहले से ही अंग्रेजी में कंफर्टेबल थे। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन जैसे अंग्रेजी बोलने वाले नेताओं का कद एकाएक बढ़ने लगा। लेकिन साल 2004 आते आते सत्ता में बैठी बीजेपी के ज्यादातर रणनीतिकार हाईटेक तरीके से आम आदमी के मूड का विश्लेषण करने लगे। शाइनिंग इंडिया के नाम पर लहर पैदा करने की कोशिश होने लगी। टीवी में, अखबार में, हर गली की नुक्कड़ पर शाइनिंग इंडिया की चर्चा होने लगी। लेकिन आम आदमी को अपनी जिंदगी में शायद शाइनिंग नहीं दिखा और बीजेपी सत्ता से आउट हो गई। जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी से पूरे हिंदुस्तान की पार्टी बनाने पर काम चल रहा था, उसमें कई क्षत्रप तैयार हो गए। यूपी में कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश में उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, राजस्थान में वसुंधरा राजे, गुजरात में नरेंद्र मोदी, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा। वाजपेयी और आडवाणी ने जिन क्षत्रपों को तैयार किया, उनका अपना सामाजिक आधार था, सत्ता चलाने का अलग स्टाइल और विकास का अपना अपना मॉडल। बीजेपी भले ही केंद्र की सत्ता से बाहर थी, लेकिन कमल का निशान थामे क्षत्रप पार्टी को नई ताकत दे रहे थे। साल 2009 लोकसभा चुनाव में आडवाणी को चेहरा बनाने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, तो 2014 के लिए बीजेपी ने बड़ा फैसला लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। आडवाणी के कड़े विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी को पार्टी का चेहरा बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। संघ मोदी के साथ मजबूती से खड़ा था। हिंदुत्व और विकास के नए कॉकटेल में लोगों को अपने अच्छे दिनों की उम्मीद दिखने लगी। मोदी के नाम पर ऐसी लहर पैदा की गई जिससे पहली बार बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, वो भी प्रचंड बहुमत से। पूरी बीजेपी बम बम थी, लेकिन मोदी और उनके करीबी शाह अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये जीत तो सिर्फ एक पड़ाव है, पार्टी को अभी बहुत आगे ले जाना है। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। मोदी ने बीजेपी के सभी नेताओं को साफ साफ संदेश दे दिया कि संगठन के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करना होगा, सरकार में जिम्मेदारियों के साथ। ये नए दौर की बीजेपी थी जिसमें बुजुर्ग नेताओं के लिए मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया। नई सोच के युवा नेताओं को संगठन और सरकार दोनों में जगह मिली। अब मोदी को सबका साथ मिल चुका था।
अब सबका विकास करने की बारी थी। नरेंद्र मोदी एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि पुराने ढर्रे की राजनीति से न पार्टी का भला होने वाला है न देश के लोगों का। ऐसे में उनके दिमाग में संगठन से लेकर सरकार में टॉप टू बॉटम बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार था, जो उन्होंने संघ की शाखाओं से लेकर बीजेपी संगठन तक में, गुजरात में सरकार चलाने से लेकर प्रधानमंत्री पद पर बैठने की प्रक्रिया तक में अनुभवों से तैयार किया था। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने खासम खास अमित शाह को बैठाया, जिससे पार्टी को पूरे देश में मजबूत किया जा सके। दूसरी ओर अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए मोदी लोगों के दिल में जगह बनाने लगे। वो बड़ी चतुराई से लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने में कामयाब रहे कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चौकीदार हैं, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ गरीबों के सपनों को जीते हैं और उन्हें पूरा करने में खुद को खपाते रहते हैं। सरकार में नरेंद्र मोदी और पार्टी में अमित शाह, इन दो सूरज की परिक्रमा बीजेपी के राजनीतिक भूमंडल के सभी ग्रह करने लगे। बड़े फैसलों के लिए इन्हीं दोनों चेहरों की ओर देखा जाने लगा। धीरे धीरे कांग्रेस के प्रतीकों को भी झटकने का काम शुरू हो गया। बीजेपी सिंगल पॉइंट एजेंडे पर आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस मुक्त भारत। कहीं अपने दम पर तो कहीं गठबंधन कर कमल खिलाने का काम पूरी शिद्दत से जारी रहा। पार्टी ने उन क्षेत्रों की ओर गंभीरता से देखना शुरू किया जो बीजेपी का पारंपरिक गढ़ नहीं माने जाते थे। संघ के स्वयंसेवक उन क्षेत्रों में दशकों से लोगों की जिंदगी में बदलाव के लिए काम कर रहे थे। ये नई सोच का ही कमाल था कि उत्तर पूर्व के राज्यों में भी कमल खिलने लगा। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 10 साल के भीतर ही बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस को किनारे लगाकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ओडिशा में नवीन पटनायक और तमिलनाडु में एम.के. स्टैलिन जैसे नेताओं के तिलिस्म को नहीं तोड़ पाई है। इस दल के पास विचारधारा है, इस दल के पास एक क्रेडिबल प्रोग्राम है। दीनदयाल जी कहते थे कि सिर्फ राजनीतिक दल बनने से नहीं होता है, आपके पास एक राजनीतिक प्रोग्राम, एक क्रेडिबल पॉलिटिकल प्रोग्राम होना जरूरी है। ये आज हमारे दल भाजपा के पास है। और इस प्रोग्राम को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड, इसका भी आपका एक पद्धति होना चाहिए, और ये भाजपा के पास है, किसी दूसरे दल के पास आज ये नहीं है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ अटैक इज बेस्ट डिफेंस की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए ज्यादा दिनों तक वोट हासिल नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी। घर बनाने में कर्ज पर सरकार की ओर से सब्सिडी, बीमार होने पर इलाज के लिए सस्ते में बीमा का इंतजाम, बुढ़ापे में पेंशन देने के लिए अटल पेंशन योजना, बच्चियों के बड़े होने पर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत न हो इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना, गरीबों तक पहुंचने वाली सरकारी मदद से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत बैंकों में खाते खुलवाए, जिससे सरकारी मदद सीधे खाते में ट्रांसफर होने लगी। गरीब महिलाओं को खाना बनाते समय धुआं और घुटन से आजादी दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। इसके जरिए गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया। यूपी में कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों को कैश मदद से लेकर गरीबों के राशन पानी तक का इंतजाम किया गया। 129 योजनाओं के साथ देश का गरीब, देश का किसान, देश का आदिवासी, देश का दलित, देश का युवा, देश की महिला, देश का गांव और देश के शहर के विकास के लिए 129 योजनाएं लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। बीजेपी ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें बीजेपी सरकार बनने पर ज्यादातर लोगों को अपने लिए कुछ न कुछ सीधा फायदा दिख रहा था। ये बीजेपी की ऐसी राजनीति है जिसमें प्रचंड राष्ट्रवाद, मुखर हिंदुत्व और लोगों की जेब से जुड़ने का रास्ता है। 2014 के बाद सिर्फ बीजेपी का ही तूफानी रफ्तार से विकास नहीं हुआ, संघ की शाखाओं का भी गजब विस्तार हुआ। ये एक वैचारिक दृष्टि से परिवार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है पर इंटर डिपेंडेंट है। मोदी के दौर में बीजेपी और संघ के बीच केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर चल रही है। दोनों को एक दूसरे से ताकत मिल रही है।
नए दौर की बीजेपी में संघ अपना विस्तार और समाज में खड़ी जात पात की दीवारों को धीरे धीरे ध्वस्त होता देख रहा है। साल 2014 के बाद से बीजेपी अपने चाल चरित्र और चेहरे के जरिए लोगों को ये संदेश देने में कामयाब रही कि उसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि सत्ता का मकसद है लोगों की जिंदगी में बदलाव करना और लोगों को खुशहाल बनाना। बीजेपी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के जरिए बीजेपी लोगों को ये संदेश देने में भी कामयाब रही कि वो पुराने वायदों को भूली नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनावी अखाड़े में 80-20 की बात करती है, विकास की बात करती है और देश के गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों को भी चुनावी अखाड़े में डोर टू डोर पर्चा बांटने के काम में उतार देती है। इतना ही नहीं, बीजेपी चुनाव जीतने के बाद मंत्रियों को शुचिता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने में भी देरी नहीं करती। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल का हर सहयोगी इसी भावना के साथ काम करे, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में जुट जाए। इसलिए पीएम बनने के बाद मंत्रियों के लिए चले आ रहे 5 स्टार कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। मोदी जैसी राह पर ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चलते हैं। ये उनके कुशल नेतृत्व, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचने का ही नतीजा रहा कि बीजेपी ने यूपी की सत्ता में प्रचंड बहुमत से वापसी की। विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको पोस रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी अच्छी तरह जानते हैं कि सूबे के लोगों ने बीजेपी को सत्ता क्यों सौंपी है। ऐसे में उन्होंने अपने मंत्रियों को बिना समय गवाए अगले मिशन पर लगा दिया। मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट और एक्शन प्लान सेट करना होगा। 100 दिन के भीतर मंत्रियों को अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी। कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के मंत्री की होगी। सचिव या निचले स्तर के अफसर मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग नहीं देंगे। मतलब मंत्रियों को अपने अपने महकमों में फोकस और टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच से काम करना होगा। उनके ऊपर रिजल्ट देने का भी लगातार दबाव रहेगा। मंत्रियों के बेवजह दौरे को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने नया नियम बनाया है। यूपी सरकार के मंत्री अब बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के प्रदेश से बाहर नहीं जा सकेंगे। फिजूल खर्ची रोकने के लिए मंत्रियों की नई गाड़ी से लेकर फर्नीचर खरीदने तक पर रोक लगा दी गई है। भाजपा आज और कई सालों से जो दल नहीं दे पाया, भाजपा ने दिया है क्रेडिबल गवर्नेंस मॉडल, और लोगों को ये दिशा दिखाया है कि आने वाले भारत कैसा होगा। ऐसा भारत हमको बनाना चाहिए और लोगों ने उसको विश्वास किया है, भाजपा को इसलिए समर्थन भी दिया है। बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसमें लोगों को संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सत्ता खुद के सुख के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए है। जीत हो या हार, नए दौर की बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला टूटने नहीं देती। एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव का टारगेट सेट हो जाता है।
पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का झंडा बुलंद किया है, वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की मजबूती को, देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बीजेपी ने उत्तराखंड में पार्टी को जिताने और खुद चुनाव हारने वाले पुष्कर सिंह धामी को भी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, तो यूपी की सेराथू विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। गोवा में प्रमोद सावंत को भी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार होने वाले नेताओं और गठबंधन साझेदारों को भी सरकार में जगह देकर संदेश दिया कि कमल के साथ खड़े होने वाले हमेशा फायदे में रहेंगे। बयालीस साल की यात्रा में बीजेपी जिस मुकाम पर खड़ी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। विरोधी पार्टियां ये सोच सोच कर परेशान हैं कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। 2024 में उनका नंबर आएगा या 2029 की तैयारी करें, लेकिन विरोधी पार्टियों को ईमानदारी से सोचना होगा कि क्या उनमें बीजेपी की तरह अग्रेशन है, क्या उनके नेता, नेतृत्व और नीतियों में बीजेपी की तरह स्पष्टता है, क्या वो बीजेपी की तरह अपनी क्षमता से अधिक ताकत के साथ चुनावी अखाड़े में लड़ने का मादा रखते हैं, क्या लोगों के मिजाज को देखते हुए बीजेपी की तर्ज पर एक झटके में मुख्यमंत्री ही नहीं पूरा मंत्रिमंडल बदलने का हौसला रखते हैं, क्या उनके नेता निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को मन के किसी कोने में दफन कर एकजुट दिखेंगे? संभवतः नहीं। मोदी योगी के दौर में बीजेपी और संघ के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ है जिसमें दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं और विस्तार के लिए रास्ता बनाते दिखते हैं, जबकि ज्यादातर विरोधी पार्टियां सिर्फ चुनावी अखाड़े तक ही सीमित दिखती हैं। ऐसे में बीजेपी को हराने का मादा रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल को यह जरूर समझ लेना चाहिए कि बीजेपी की स्थिति उस हैंडपंप की तरह है जो जमीन से ऊपर दिखता सिर्फ 4 फीट है, लेकिन जमीन के नीचे 100 फीट गड़ा हुआ है, जो खुली आंखों से किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे में बीजेपी को चुनाव में जो बम्पर जीत मिलती है उसमें जमीन से मजबूती से जुड़े होने का कमाल है। ऐसे बीजेपी को हराने की ख्वाहिश रखने वाली पार्टियों को उससे आगे की रणनीति बनानी होगी और सिर्फ चुनाव के समय दिखने की प्रवृत्ति से कई कदम आगे बढ़कर हमेशा लोगों के बीच खुद को झोंकना होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।